काफी पॉइंट्स हम लोग ने कवर कर लिया विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स मेरे को आप लोग का चाहिएगा प्रॉपरली। ठीक है, शेफाली, उसाना, जितना भी है ना, तनु। ठीक है, दिस पॉइंट शुड बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। ओके, तो क्या कर रहा था? हाँ, इट्स प्रिपेयर्ड इनिशियली चेक वेदर कंट्रोल्स आर एबल टू डिटेक्ट द इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, इसमें कनिष्का एक और दो पॉइंट ऐड कर लीजिए। चेक वेदर द कंट्रोल्स आर एबल टू प्रिवेंट द डिटेक्ट द इंटरनल कंट्रोल्स एंड चेक टू डिजाइन, डिजाइन वगैरह चेक करने के लिए द डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा। वाई आरसीएम इज प्रिपेयर्ड, आरसीएम इज, मेरे को ना ये रिप्लाई में लिखिए आप लोग। वाई आरसीएम इज प्रिपेयर्ड, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स इज प्रिपेयर्ड टू चेक द डिजाइन whether prepared initially, whether controls are exist or not, and whether controls are sufficient or not, what impact they have on the statements। ठीक है, तो ये वाला चीज है। रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स का लिख लीजिए। रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स समझे ना? रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स is prepared at the beginning, is prepared in the beginning of the audit, internal audit। ठीक है, prepared in the beginning of the credit so that we get overall understanding of the business risk, overall understanding of the risk of the business process, different business process में लिख देता हूँ ये। ठीक है, आप लोग के लिए business process like procure to pay, production, inventory, production, HR, marketing, order to cash, etc. It helps us to know whether controls exist, control exist, design of internal control, design of internal control, and whether the controls are automated or manual, and whether the controls have operating uh, risk, have a risk on the, have any risk on the controls, have any risk on the financial statements directly or operational impact only। Okay, whether the controls which are there, for the risk, are appropriate, and whether are appropriate or not, and have any risk on the financial rating। इसे लिख सकते हैं। रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स में क्या क्या चीज है, पॉइंट्स है, सारा पॉइंट्स हो गया कंट्रोल्स में। ठीक है, शिवाली कुछ बोल रहे थे और ऐड करना चाहते थे? यस सर। जो आपको मैं बोलिए। शीट के बारे में बता रही थी, जो एक्सेल हम्म। शीट होती है वो होती है टेस्ट स्क्रिप्ट्स। हाँ, एक्सेल शीट आईएफसी का क्या टेस्टिंग नाम है? में क्या बोलते हैं उसको? टेस्ट स्क्रिप्ट्स, टेस्ट टेस्ट, स्क्रिप्ट्स प्रिपेयर होते हैं। ये है ना? स्पेलिंग स्क्रिप्ट्स। देख लीजिएगा, सही लिखा होंगे, टेस्ट स्क्रिप्ट्स। ठीक है। यस सर, यस सर। हम्म। सो इसमें हर एक प्रोसेस का जो आपने सर डॉक्यू वीडियो ऑन सैंपल रखिए। लिया करुणा, है। दो करुणा आ रहे हैं, यूजाना। ठीक है, लक्ष्मण, साहिल, ठीक है, अंबुजा, निखिल। क्या बोल रहे थे, बोलिए। बेसिकली सर आरसीएम इज अ ओवरव्यू। अब टेस्ट स्क्रिप्ट में आप हर एक प्रोसीजर का अलग अलग टेस्ट स्क्रिप्ट प्रिपेयर होता है। उस टेस्ट स्क्रिप्ट में हमने क्या सैंपल लिया है, उस सैंपल की डिटेल्स होती है। सपोज वी हैव टेकन 15 सैंपल ऑफ सेल्स फॉर ईच हम्म। क्वार्टर। सो वहां हम्म। पे वो सैंपल की एक एक डिटेल्स वहां मेंशन करेंगे, हाउ वी हैव चेक्ड इट एंड आवर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग टू ईच एंड एवरी सैंपल। सो टेस्ट स्क्रिप्ट इज द डिटेल वर्किंग शीट ऑफ द आरसीएम रिलेटेड एक बार टीम। ये वाला लाइन को एक बार फिर से स्टार्टिंग से बोलते हैं। टेस्ट स्क्रिप्ट्स क्या हो गया, मेरे को बोलते जाइए। टेस्ट स्क्रिप्ट इज अ डिटेल वर्किंग पेपर regarding डिटेल्ड each and वर्किंग every पेपर process of each and every रिगार्डिंग, process ईच एंड एवरी प्रोसेस, ईच एंड एवरी प्रोसेस। ठीक है। we इसमें क्या mention रहते हैं? how much sample we have taken and details of each and every sample. Suppose हाउ sales मच के लिए we have सैंपल वी taken हैव 15 टेकन, invoices. एंड How much हाउ sample we मच। have taken and the details of each sample.
डिटेल्स ऑफ ईच सैंपल, वेरी गुड, डिटेल्स ऑफ आई ईच गिव यू सैंपल। एन एग्जांपल। एग्जांपल सपोज दीजिए। अगर हमने 15 इनवॉइसेस चूज किए हैं, सो विल हम्म। पुट इन द डेट। उसके बाद हम्म। से उसमें द इनवॉइस रिलेट्स टू विच काइंड ऑफ परचेज, which हम्म। kind of department, which kind of हम्म। product, and हम्म। creation date, its authorized by whom, prepared by whom. Like each and every detail which is comprised in that invoice is documented in test script itself. एक्सेट्रा। तो बेसिकली एक्सेल सीटीएस, ये टेस्ट स्क्रिप्ट कहाँ काम आता है बताइए। टेस्ट स्क्रिप्ट्स और चेकिंग के लिए टेस्ट स्क्रिप्ट्स ही होता है, बट जब हम सीएफओ से या मैनेजमेंट से, हायर मैनेजमेंट से डिस्कशन करते हैं, तो बेसिकली टेस्ट स्क्रिप्ट इज आर वर्किंग पेपर। एंड जो हम्म। हम मैनेजमेंट के साथ शेयर करते हैं या सीएफओ जिसके साथ भी हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जब डिस्कशन के लिए जाते हैं, वी शो देम आरसीएम, क्योंकि उनको ओवरव्यू चाहिए। बट हाँ, जब ईच एंड एवरी सैंपल पे हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद ईच एंड एवरी सैंपल और द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड थिंग, ये तब हम अपना वहाँ पे अपनी टेस्ट वर्किंग स्क्रिप्ट्स को पेपर हो दिखाते गया, हैं। बेसिकली आवर वर्किंग पेपर इट इज, ओके। यस अपना एग्जैक्टली, वो हमारी वर्किंग वर्किंग पेपर होती स्क्रिप्ट, है। दिस इज आवर वर्किंग पेपर, तो इंटरनल ऑडिट का वर्क पेपर्स हो गए बेसिकली। ठीक है, सर मतलब ये वर्क पेपर। आईएफसी टेस्टिंग का बता रही हूँ मैं। ठीक है, वही आईएफसी कंट्रोल टेस्टिंग में के लिए। इंटरनल। हाँ, तो ये आप टेस्ट स्क्रिप्ट बनाते हैं ये सब में ना। हम्म। यस सर। ठीक है, एक चीज हमारे बताइएगा में जैसे वो हाँ जी, क्या बोल रहे थे। हम उसको टेस्टिंग शीट्स बोलते थे। और टेस्टिंग सीट्स। तो बेसिकली आप जब जैसे प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश, हायर टू रिटायर, ये सब करेंगे तो ये टेस्ट स्क्रिप्ट भी बनाते क्लाइंट जाएंगे साथ ही साथ। हम्म। साइड में को आरसीएम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इफ आई सेड कि इसका पीओ नहीं था या पीओ बैड डेटेड था, तो उसके अगेंस्ट हम एनेक्जर बनाते हैं को, एंड देन वी शो दैट एनेक्जर टू द क्लाइंट। और जो टैक्स स्क्रिप्ट शी इज टॉकिंग अबाउट, दैट इज आवर होल वर्किंग दैट वी डिड इन आवर ऑडिट। ये हम लोग का खुद का वर्किंग तो हो गया। बेसिकली उसमें हम सब कुछ डिटेल अटैच कर देते हैं जो हमारे इनवॉइसेस का, पीओ के रिगार्डिंग उन्होंने बताया अभी। सो पीओ में क्या था, डेट ऑफ इंटेंट, डेट ऑफ पीओ, डेट ऑफ ऑथराइजेशन, डेट ऑफ एक्चुअल इनवॉइसेस, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड दैट सैंपल इज इनकॉर्पोरेटेड इन दैट टेस्ट स्क्रिप्ट ओनली। ठीक तो वो है, हर एक चीज में डोमेन का, समझ हर प्रोसेस गए। अलग होता है। देखिए, जब आप लोग ना रिस्क कंट्रोल में पहले स्टार्टिंग में गए, वॉक थ्रू कर लिए, फिर रिस्क कंट्रोल आरसीएम बनाए, आरसीएम बनाने का टाइम में क्लाइंट से बातचीत करेंगे, प्रोक्योर टू पे का हेड का डिपार्टमेंट से पूछेंगे रिस्क है, फिर आप डॉक्यूमेंट कर देंगे आरसीएम में, कंट्रोल पूछेंगे, डॉक्यूमेंट करते जाएंगे, राइट। तो स्टार्टिंग में ये सब कर लेंगे। उसके बाद आप देखोगे कंट्रोल, जब वो बोल रहा है रिस्क ये है मेरा, ये कंट्रोल है, तब आप थोड़ा सैंपल भी चेक करोगे, दो चार सैंपल मांगोगे उनसे कि आप जो बोल रहे हो सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, राइट। तो वो सैंपल चेक करोगे, तो कितना सैंपल चेक करोगे, वो कैसे बेसिस निकालोगे आप। जब आप आर से बना रहे हो, सर अगर जब आर से बना रहे हो तो एक रिक्स होगा, ये प्रोक्योर टू पे आप मान के चले देख रहे हो, तो बताया मेरा ये रिस्क है और ये रिस्क के अंदर ये कंट्रोल है, और मेरा ये प्रोसेस भी बताएगा, वो प्रोक्योर टू पे में ये प्रोसेस भी जानकारी देगा, देखो ये पीआर का ये हेड करता है, पीओ ये करता है, ये आदमी ये करता है, ये आदमी ये करता है। तो अब आप उनसे थोड़ा बहुत सैंपल्स मांगोगे कि हमको दो चार सैंपल दिखाइए, उसके बेसिस में हम आपका बात में विश्वास करें थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो सैंपलिंग आप स्टार्टिंग में करते हो, वो कितना सैंपल लोगे, वो कैसे डिसाइड करोगे। सर बेसिकली सैंपल जो चूज होता था, वो सैंपल हम खुद से चूज करते हैं, और क्योंकि वो आईएफसी टेस्टिंग क्वार्टरली और जोर से बेसिस पे बोलिएगा, आपका होती है, आवाज नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा शेफाली, थोड़ा सा आगे, हाँ बोलिए, हाँ हाँ। यस सर, हम्म। क्योंकि सैंपल बेसिस, जो सैंपल हम चूज करते हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे टेस्टिंग होती है। तो एक हम्म। फिक्स अमाउंट ऑफ सैंपल हम हर बार लेते हैं। सपोज अगर हर क्वार्टर में हमने परचेज के रिगार्डिंग 20 सैंपल्स ले लिए, और वो सैंपल जो है वो कुछ हाई अमाउंट के परचेजेस का होगा, कुछ लोअर का भी होगा, कुछ मीडियम का होगा, कुछ रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शंस अगर हुई हैं तो उसका भी होगा, कुछ अगर रेगुलर परचेजेस हैं तो वो भी होगा। तो मतलब सैंपल इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू हाई वैल्यू परचेजेस, but it will be a mix and match of each and Thanks. every aspect, so that we are giving a holistic coverage to the sample. So ये इस हम्म। तरीके से सैंपल एक बनता था। The sample size will remain between 20 to 25 vouchers for each quarter. I'm talking हम्म। about purchase. परचेज। तो उसके बेसिस पे अब राइट फ्रॉम द बिगनिंग द डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इन्वॉल्व है उस प्रोसेस में, एंड वो कहाँ पे एंड हो रहा है। अब उस 25 सैंपल्स की हर एक डॉक्यूमेंट्स को हम क्लाइंट से जाके फेच करेंगे, और एक एक उसकी डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, और फिर हमारी जो फाइल प्रिपेयर होती है उसमें उन डॉक्यूमेंट्स को, सैंपल को लगाते भी हैं। लास्ट में सपोज अगर हमारा 25 सैंपल है, 25 सैंपल में से 5 सैंपल फेल हो गया,
तो हम उसे फेल या पास करते थे, और वहां हम्म अपना साइड में रिमार्क मेंशन करते हैं कि हम्म। क्यों हम इसे फेल करें। बेसिकली फेल और पास ही होता है, उसमें गुड या बैड ऐसे करके कुछ रिमार्क नहीं होता है। फेल और पास, अगर फेल और कुछ पास मतलब? पैरामीटर्स है 3 या 4। फेल और पास मतलब? अगर अगर सपोज सर इंडेंट आपका ठीक नहीं है, या प्रोक्योरमेंट आपने ज्यादा कुछ इस टाइप का किया है, तो मतलब हम्म। ऐसा कोई भी कंट्रोल है जिससे आपका सैंपल इन ऑल गलत हो रहा है, या फिर उसमें हमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट शो हो रहा है, तो वो हम उसे फेल कर देंगे। फिर वो तो थोड़ा कंट्रोल एग्जांपल के साथ इन, समझाएंगे, थोड़ा और समझ में आए सबको। जैसे एन एग्जांपल, हाँ। जैसे सपोज सर अगर कोई परचेज है, हम्म परचेज में टर्म्स हैं कि तीन, सपोज अगर तीन हमें वो लेने हैं कोटेशंस, हम्म कोटेशंस पे अगर हम उसको चेक कर रहे हैं अभी, तो अभी हमारे पास 20 सैंपल्स हो गए। अब हम ये हम्म देखेंगे कि वो 20 सैंपल्स में जो हमने परचेजेस किए हैं, सो हम्म उसमें हमने हर बार जब भी परचेज हुआ है, अगर कोई न्यू परचेज हो रहा है, हम्म तो कोटेशन तो मैंडेटरी है, आनी ही चाहिए तीन। हम्म बट अगर अगर पुरानी परचेजेस भी हैं और अगर हम्म। प्राइस में चेंज आया है, तो क्या हमने उनसे लेटर लिया था कि प्राइस में चेंज हुआ है? वेंडर ने हमें लेटर राइट। दिया है कि उनका प्राइस इन्फ्लेट हुआ है? सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हम चेक करेंगे। सपोज हमारी टेस्ट स्क्रिप्ट में हम ईच सैंपल के आगे मेंशन करते हैं कि इसमें ये इस पैरामीटर पे ये सैंपल फेल हुआ है या पास हुआ है। बट इन आरसीएम हम टोटालिटी में देखते हैं। सपोज 20 सैंपल्स में से अगर 5 कंट्रोल्स फेल हुए, 5 सैंपल फेल हुए, तो हम उस कंट्रोल को पास कर देंगे। बट अगर मोर देन 30% या 50% ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर उसके बेसिस पे वो फेल हो गए हैं, तो फिर हम ऑल इन ऑल उस कंट्रोल को फेल कर देंगे आरसीएम में, जो आगे फर्दर डिस्कशन के लिए जाता है विद मैनेजमेंट कि सी आपका ये कंट्रोल फेल हो चुका है, क्योंकि हमने जो सैंपल लिया था वो इन पैरामीटर्स पे आउट ऑफ 20 सैंपल्स आपका 5 to 10 सैंपल ही फेल हो गया। अगर कंट्रोल ही फेल हो सही जाए है। स्टार्टिंग में तो क्या करेंगे फिर? अगर सर कंट्रोल फेल हो रहा है तो उसका रीजन देखेंगे, रीजन डॉक्यूमेंट करेंगे कि कंट्रोल फेल होने का मतलब है कि उसके मोर देन जो हम अपना एक बेंचमार्क लेके चलते हैं कि सपोज अगर 20 में सैंपल से बढ़ा फाइव देंगे, सैंपल सैंपल इन साइज, पैरामीटर्स, सैंपल साइज बढ़ा देंगे। सैंपल साइज बढ़ा देंगे, सैंपल साइज हाँ। बढ़ा देंगे, सैंपल साइज भी बढ़ा देते हैं सर। और क्योंकि हम क्वार्टरली टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमने सैंपल अपना ऑल टुगेदर मिक्स एंड मैच करके ले लिया है, तो हमारा सैंपल एक कॉन्क्रीट बेस पे है वो, अब वो हम्म स्ट्रॉन्ग बेस पे है। हम हम्म सैंपल को बढ़ाने, वो लास्ट स्टेप हो जाता है जब हम्म। मैनेजमेंट हमें फोर्स करेगी कि नहीं ऐसा बाकी प्रोसेस में नहीं हो रहा है, ओ, अगर आप पूरी हाँ। पॉपुलेशन में देखेंगे तो ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं होगा। तब हम जाके और सैंपल सैंपल बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। नहीं तो अगर हमने अच्छे से सैंपल चूज किया है हर हाँ। पैरामीटर्स को चेक करते हुए, तो हम सैंपल नहीं बढ़ाएंगे, हम अपने पॉइंट पे फर्म रहेंगे कि ये हम्म। इन पॉइंट्स पे भी क्यों फेल हुआ। हाँ। हमने तो हर टाइप का सैंपल चूज किया ना, रिलेटेड पार्टी से भी, कंट्रोल ही, हाई वैल्यू से भी, कंट्रोल ही लोअर आपका वैल्यू से फेल हो भी। गया स्टार्टिंग में, आपने कंट्रोल ही आरसीएम फेल किया हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे फिर? कंट्रोल, कंट्रोल फेल हो गया, वो अगर लोग भी मानते हैं कंट्रोल कि आप फेल हो सही गया है, तो वो वो, बोलते हैं वो भी सही है, वो बोलते हैं आप सही है। फिर? सर वो एक्सेप्ट हो जाता है फर्दर जब हम्म, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन होती है, और अगर वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो लास्ट नेक्स्ट टाइम से वो इम्प्रूव करते हैं उसे, वो कंट्रोल को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है। आपका जैसे कंट्रोल ही फेल हो गया, तो देखिए स्टार्टिंग में मान के चलिए कंट्रोल फेल नहीं हुआ, मान के चलिए दो एक से पहले कंट्रोल फेल नहीं हुआ, कंट्रोल फेल हो गया, तो कंट्रोल फेल नहीं हो पास हो गया। ठीक है, जब पास हो जाता है सवाल हम्म से बना दिए, ये हो गया, तो हमने स्टार्टिंग में 20 सैंपल ले लिया प्रोक्योर टू पे का, मान के चलिए, ठीक है। फिर हम्म बाद में हम्म। तो बड़ा सैंपल लेंगे ना, फिर से आप ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए और ज्यादा सैंपल्स लेंगे, बाद में और सैंपल्स लेंगे, है ना, वो कितना लेंगे? बाद में एज इफ आप नेक्स्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं, जब हम दोबारा टेस्ट करेंगे सेम कंट्रोल को, तो होता है ना मेरे हिसाब से, कनिष्क का क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो सर ना देखिए ये जैसे, पूछ रहे हैं वो, सर का क्वेश्चन ये है कि सपोज करो कि आपने टेस्टिंग करा और क्लाइंट कह रहे कि हमारा हमारा जो कंट्रोल है वो इफेक्टिव है, यू कैन इंक्रीज योर सैंपल एंड चेक दैट। तो सर का क्वेश्चन ये है कि आप जस्ट फैक्ट, अगर 1%, अगर आपको लगता है कि क्लाइंट, वैसे तो यू विल सेड कि हम अपने ऑब्जर्वेशन पे फॉर्म रहेंगे, बट जस्ट इन केस यू आर एग्रीइंग विद क्लाइंट कि हाँ might be there is a case and you check for the further observation। तो सर वो पूछ रहे हैं कि अगला जो आप सैंपल लोगे वो कितने साइज का लो। हम्म सर का ये क्वेश्चन है, हम्म अगले अगला क्वार्टर जो का नहीं है। सैंपल सर, अगला जो सैंपल चूज करेंगे, अगर हम क्लाइंट के साथ अगर अग्री करते हैं, तो फिर हम उसी लाइन पे लेंगे जो हमारे पुराने सैंपल्स थे। सपोज अगर कहीं हाई वैल्यू आइटम पे कंट्रोल फेल हुआ है, तो हम उसे पिक करेंगे। अगर लोअर वैल्यू आइटम पे फेल हुआ है, रिलेटेड पार्टी पे फेल हुआ है, तो उसी कैटेगरी वही सेम रहेगी।
क्योंकि हमारा फेल भी तो वहीं पे हुआ है ना, मतलब कंट्रोल। जो कैटेगरी में फेलियर हो रहा है उसमें ज्यादा सैंपल अब ले गए अब, बाकी तो उसमें सब ऐसे ज्यादा भी सही सैंपल है। लेंगे ना सर। हाँ उसमें ज्यादा बाकी तो सैंपल ले ऑब्वियसली लेंगे। पॉपुलेशन सही निकल, ऑब्वियसली वो उसमें पॉपुलेशन लेंगे। सही था, ये चीज है। आप जो सैंपल्स लेते हम्म। हैं, जैसे एक आपने स्टार्टिंग में रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बनाया, सैंपल दो स्टेज में लिया जाता है, एक ही स्टेज में लिया जाता है सैंपल्स, फिर दो बार ऑडिट होगा, एक डिजाइन सैंपल चेक में, आप डिजाइन चेक नहीं एक, करेंगे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के टाइम में, आप एक डिजाइन के टाइम में भी तो नहीं मांगेंगे सर, ना थोड़ा बहुत सैंपल, उससे, डिजाइन सैंपल के नहीं एक टाइम ही सर, नहीं बार। मांगेंगे। सैंपल एक ही बार लेते हैं। और ऐसा डिजाइन हम उनसे नहीं डिजाइन मांगते हैं, उनसे हम डंप मांगते हैं। हाँ। डम सिस्टम का मांगते एक्सेस हैं। हो गया, अब हम खुद से निकालेंगे सैंपल, हमारी अपनी सिलेक्शन है। हम उनसे डंप मांगेंगे, उनका काम है सिर्फ आईडी पासवर्ड देना, बैठ के सैंपल निकालना फ्रॉम द डंप, और उसका सॉर्टिंग करना इज आवर वर्क ओनली। सो एक ही बार निकलेगा, उसी पे पूरी टेस्टिंग होगी, एक क्वार्टर की। सही ओके। बोल रहे वो केस और अलग है जहाँ पे नहीं हो रहा है कुछ, तो फिर बढ़ा देंगे उसे। और फिर ऑब्जर्वेशन आपका कभी निकला था ऐसे, जब आप सैंपल निकाले सब सही निकला आपका, जनरली का गलती नहीं कम सर, था? हमेशा निकलता है। ओके, क्या क्या हमेशा गलती निकला, निकलता है। क्या गलती निकला था इसमें? सपोज सर, जैसे मैं जिस क्लाइंट का करती थी आईएफसी टेस्टिंग, उनके परचेज में हमेशा ही पॉइंट निकलते थे। बेसिकली वो हम्म जो प्रोसीजर होता है कि कोटेशन का, वेंडर वेरिफिकेशन का, या अगर हम्म प्राइस इंक्रीज हुआ है तो एक लेटर आना चाहिए हम्म इन कंफर्मेशन कि हाँ प्राइस इंक्रीज हुआ है वेंडर की तरफ से, इस टाइप का नहीं आता था। और एक चीज और होती थी, हायर क्वांटिटी वो रिसीव करते थे। हम्म सपोज अगर उन्होंने, जैसे वो ब्रूअरी में, सपोज लिकर का था वो, हम्म लिकर में था, तो उनको अगर बियर के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, हम्म स्प्रिट चाहिए, या फिर कुछ भी रॉ कैरामल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उन्होंने स्पेसिफाइड क्वांटिटी उनकी रिक्वायर्ड है कि आपको 1000 केजीज चाहिए। हम्म 1000 केजीज उन्होंने अपना परचेज ऑर्डर में उसमें मेंशन कर दिया। हम्म परचेज ऑर्डर में मेंशन है कि 1000 केजी है, बट हम्म एक्चुअली में रिसीव कितना हो रहा है? 1100 केजीज रिसीव हो गए। हम्म और उसके अकॉर्डिंग फिर जो एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है, उस हम्म एक्स्ट्रा के रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ही सारे डॉक्यूमेंट फर्दर वो जनरेट कर रहे थे। जो 100 एक्स्ट्रा आया है, उसके अकॉर्डिंग ही फर्दर डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहे थे। हम्म बल्कि ऐसा होता है इन प्रोसेस कि आप कुछ परसेंटेज तक एक्स्ट्रा आ सकता है, लाइक 5% तक एक्स्ट्रा एक्सेप्टेड होता है। अगर हम्म आपने 10 आइटम्स को अगर ऑर्डर किया, उस पर कोई एक्स्ट्रा 5% आ गया है, तो वो एक्सेप्टेड है। लेकिन हम्म उससे अबव नहीं जाना चाहिए, जो वहाँ का हम्म प्रोसेस था। लेकिन हम्म जनरली वो ये कंट्रोल हमेशा फेल होता था कि वो एक्स्ट्रा मंगाते थे, और फिर उसका परचेज ऑर्डर यहाँ से इशू हो जाता था, बैक डेट से परचेज हम्म ऑर्डर इशू होता था। हम्म सो ये एक ऑब्जर्वेशन परचेज में रहती थी, हम्म और कोटेशन और वाले में। और हाँ, और पेमेंट टर्म्स पे हमेशा प्रॉब्लम होती थी। पेमेंट टर्म्स, पेमेंट टर्म्स में हमेशा प्रॉब्लम होती थी कि पेमेंट टर्म्स में क्या प्रॉब्लम होता था? पेमेंट आपका, सपोज सर, पेमेंट आपको अगर आप 15 डेज के अंदर पे करना है, या हाँ कुछ भी हाँ, होना है, तो यहाँ जनरली एडवांस में पेमेंट हो रही थी। बट अगर एडवांस हमें में वेंडर पेमेंट। की तरफ से टाइम मिला है, हाँ। अगर हमें वेंडर की तरफ से टाइम मिला है, वी हैव वी कैन पे विद इन 15 डेज और 1 मंथ और वट एवर टाइम पीरियड, सो व्हाई वी आर पेइंग अर्लियर? Let me first receive the material, we check the quality or quantity. After that, we make हम्म the payment. Why we are making payment in advance? So हाँ, that was the one issue we encounter in each and every quarter. why we are So making purchase payment in related is one point. advance when Yes, time sir. is there in the terms and condition, when time is available Yes, in the sir. terms? इसका आंसर क्या हुआ था, आप देखा था तो इसका आंसर क्या बोला वो लोग ने? तो वो बोलते थे कि ये आपके प्रोसेस में है, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ यहाँ पे हमें पेमेंट करना पड़ता है, वरना वेंडर सामान डिस्पैच नहीं करेगा हाँ हाँ हमें। हाँ हाँ हाँ। तो ये वो बोलते थे कि नहीं, हमें थोड़ा बहुत पेमेंट वी हैव टू मेक इट, बिकॉज तभी वो हमें वहां से डिस्पैच देगा। अगर हम सही नहीं बात। करेंगे तो वो, हम उसके पास सभी कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, वो हमें नहीं देगा डिस्पैच। हम्म, एक तो हम नेगोशिएट भी कर रहे हैं, उसके बाद हम पेमेंट भी नहीं करेंगे, वो हमें हाँ तो नहीं ले देगा, गए, तो सम अमाउंट वी हैव टू पे। सुन तो तो ठीक ले है, गई। वो फिर कैसे भी डिस्कशन करके मैनेजमेंट के साथ वो पास कर दिया जाता था, टर्म्स में लिखा क्योंकि रहेगा ना, टर्म्स में क्यों प्रैक्टिकल, नहीं लिखा रहता है वो चीज, टर्म्स में क्यों नहीं लिखा रहता है? तो टर्म्स में तो वही चीजें लिखी होती हैं जो लिखनी चाहिए, बट हम्म। प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। पर थोड़ा बहुत तो लिखा तो रहता है ना कि इतना परसेंटेज हम लोग स्टार्टिंग में लेंगे हाँ आपसे, वो सर, तो लिखा फिर रहता है। नेक्स्ट टाइम से जो रेगुलर परचेजेस, रेकरिंग परचेजेस हैं, उनके हम्म लिए फिर वो टर्म्स भी इनकॉर्पोरेट होने लगे। अब आप पेमेंट ही इस तरीके से कर रहे हैं, तो ठीक है, लेट इट इनकॉर्पोरेट इन योर टर्म्स। हम्म। आप टर्म्स को इस तरीके से बता देंगे तो हमारी ऑब्जर्वेशन भी खत्म हो जाएगी। सो वो ठीक है, फिर धीरे ये धीरे जो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट आपने होते एडवांस गए। पेमेंट का करा, ये एडवांस पेमेंट वाला रिलेटेड पार्टी भी था क्या?
एडवांस पेमेंट रिलेटेड पार्टी का नहीं सर, ऐसा रिलेटेड पार्टी स्पेसिफिकली नहीं था, वो हम्म। होल में था, वो जनरल हो रहा था, एडवांस पेमेंट रिलेटेड कितना पार्टी से एडवांस नहीं हो रहा था। था, कितना एडवांस हो रहा था? 100%, 50%, 20%, नहीं कितना? नहीं, 50% जनरली, किसी किसी 50% वेंडर के जनरली साथ से 100% होता था। हम्म। एडवांस पेमेंट किसी किसी जनरली, वेंडर के साथ हंड्रेड इन परसेंट सम होता था। केसेस 100%। 100% बहुत ज्यादा नहीं हो गया? हम्म। एडवांस पेमेंट, सर वो ओके। छोटे परचेजेस होते थे फिर, छोटा परचेज, इन स्मॉल परचेजेस, जो ठीक लो है। वैल्यू आइटम होते थे उनका 100%। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा आपको ना बाद में जाके, है ना? बस, ऐसी कोई नहीं प्रॉब्लम सर नहीं है, वो, खाली वो थोड़ा सा टर्म्स में नहीं लिखा था, टर्म्स को एडिट था, वो करना था। और क्या मिला इसमें? और कुछ कोटेशंस नहीं लेना? कोटेशंस कम थी लेना लोगों से? पीओ कोटेशंस, स्प्लिट अप। 3 कोटेशंस आने चाहिए, बट वो नहीं आता था कभी भी। ठीक है। जनरली 1 और 2 कोटेशन पे हमेशा वो सेटल डाउन हो जाते थे। और वन जैसे और भी टू में जो हो जाना परचेजेस चाहिए थे। ऑलरेडी हो रही है, हाँ हाँ। नहीं 3 प्रोसेसेस, प्रोसेस के अकॉर्डिंग, एसओपी के अकॉर्डिंग यू हैव टू इनवाइट 3 कोटेशंस, फर्स्ट राइट। टाइम भी हो या जिससे भी हो। और फर्स्ट टाइम में तो आना ही आना, एट इज मैंडेटरी। बट लेकिन उसके बाद भी अगर मार्केट में प्राइस चेंज हुआ है, अगर कोई कंपटीशन में नया अगर कॉम्पिटिटर आया है, तो हमें कोटेशन इनवाइट करना चाहिए। वी शुड राइट। चेक कि हमारा कॉम्पिटिटर जो है या उस प्रोडक्ट का वो और क्या आप बाहर ऑफर कर रहा है, मे बी वी गेट अ बेटर टर्म्स। बट ऐसा नहीं होता था। जैसे कि हमने अगर अपना वेंडर रखा हुआ है, वी आर इन अग्रीमेंट, वी आर इन टर्म्स एक विद दैट आदमी से क्यों वेंडर। झमेला करेगा अगर बार हम बार? इससे, हाँ तो हम इसको बार बार अगर चेक करेंगे तो वो हमें नहीं देगा, फिर मार्केट में हम किससे लेंगे? ठीक, इससे लेके बात सही है। तो ये बहुत इसको लेमैन ब्लैंकेट पीओ। लैंग्वेज में जैसे बात हो हाँ हाँ हाँ। टेलिंग दैट। ब्लैंकेट पीओ जो होता है, इसमें क्या होता है? ब्लैंकेट पीओ क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में। ब्लैंकेट पीओ क्या होता है? एक होता है ओपन पीओ, एक ब्लैंकेट पीओ। ठीक है, इंटरव्यू में दो चीज पूछेगा, एक ओपन पीओ, एक ब्लैंकेट पीओ। बताइए क्या होता है? मुझे आपको इस टर्म आइडिया? के बारे में नॉलेज नहीं है। तनिष्का। नहीं, ओपन पीओ, ब्लैंकेट पीओ ब्लैंकेट नहीं पीओ। सुना है। ब्लैंकेट पीओ, ओपन पीओ। ओपन पीओ तो जो बेसिकली ओपन वो है रहता ना है, कि अभी तक हाँ उसके जिसको अगेंस्ट में ओपन मतलब पीओ आई कैन टेल सर, ओपन क्या पीओ होता क्या है? आई कैन टेल। ओपन पीओ में सिस्टम में ऐसा होता है कि द क्वांटिटी कैन बी इन्फ्लेटेड और डिफ्लेटेड। ओपन पीओ इन ओपन पीओ सिस्टम मतलब में आपको ओपन बता है रही हूँ जो वो, मैंने अभी सुना तक है। वो पीओ ओपन है, उसके अगेंस्ट में हाँ अभी मटेरियल क्लोज वगैरह नहीं दिया नहीं हुआ है। है, लाइक क्लोज नहीं उसके हुआ, एलसी रिगार्डिंग चाहिए। मटेरियल नहीं आया ठीक है। है। यस सर। ब्लैंकेट पीओ क्या हो गया? एक ही बार में एक एक पार्टी के साथ, आप जो बोला ना ब्लैंकेट पीओ, एक ही अमाउंट में सेटल डाउन हो गया, बार बार नहीं चेंज करते रहिए, प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, हम लोग को मतलब नहीं है। बात हो गया इनसे कि ये प्राइस में लेके इनसे लेके क्यों झमेला करेगा? पार्टी छोड़ दिया तो, जिसके साथ हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन हम्म। है। अब एक सामान हम लोग मान के स्टील का आइटम टाटा स्टील से लेके आते हैं, टाटा स्टील ज्यादा ले कम ले, बहुत साल का रिश्ता है, थोड़ी ना खराब कर लेंगे थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे जाएगा हम्म। तो वही है। अब तो ये तो दाम बढ़ते रहेगा, कम होते रहेगा, मोदी सरकार थोड़ा ऊपर नीचे करते रहता है ये सब चीज का। तो क्रूड के साथ रिलेशन होता है स्टील का। अब उससे तो लोग का लॉस हो जाएगा, जो वेंडर वाला का तो लॉस हो जाएगा। वो लोग ब्लैंकेट पीओ करवाता है कि भाई एक ही बार में होगा, ऐसे बार बार तो हर दिन तो चेंज होते रहेगा। तो वो लोग एक ही बार में ब्लैंकेट पीओ करवाएगा, एक ही प्राइस में होगा वो, एक ही प्राइस में होगा, ये वाला देख लेना। ठीक है, तो ये दोनों आंसर को एक बार लिख लो, ये पूछेगा इंटरव्यू में, ओपन पीओ क्या होता है, ब्लैंकेट पीओ क्या होता है। एक ही बार में पीओ रेंज हो जाएगा इतना अमाउंट का, ये प्राइस का। एक बार ये चेक भी कर लेना कि आप लोग किया है, तो और ज्यादा आइडिया हो जाएगा, पता लगाना। पर ये वाला ओपन पीओ ब्लैंकेट पीओ पूछता है इंटरव्यू में बहुत है, इसका आंसर था देख लेना, ये इंटरव्यू में पूछेगा। ओपन पीओ क्या होता है एंड ब्लैंकेट पीओ क्या होता है, ठीक है। देखो ना, एक ही बार में अमाउंट हो गया। और बताइए, इसका आंसर लिख भी दीजिए ना ये दोनों का ग्रुप में, ओपन पीओ एंड ब्लैंकेट पीओ। था गूगल भी कर लेते हैं इसका, जब पॉइंट उठाया था तो इंटरव्यू में पूछता है ये ब्लैंकेट पीओ। तो गूगल करके देख लीजिए क्या है इसका आंसर, ब्लैंकेट पीओ। ठीक है। हम्म। लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट विद द रेगुलर बेसिस, लिखा है ना ब्लैंकेट पीओ इन द परचेज ऑर्डर। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर एंड ऑर्गेनाइजेशन सप्लाइड द स्टेट द गुड्स एंड सर्विसेज एट सेट प्राइस ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो इसको ऊपर में पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज द ब्लैंकेट पीओ। ठीक है। मैं ये एक बार के लिए ग्रुप में भी दे देता हूँ। मिल गया आपको इतना जल्दी? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो ब्लैंकेट पीओ, ओपन पीओ भी देख लीजिएगा, अगेंस्ट द मटेरियल देन नॉट रिसीव्ड येट। ठीक है। अब इसमें रिस्क होता है, व्हाट इज द रिस्क इन द, ये क्वेश्चन ये लोग पूछता है, ये लोग एक तो रिस्क पूछेगा, देखो एक तो तुमको क्या पूछेगा, प्रोक्योर टू पे का रिस्क पूछेगा। प्रोक्योर टू पे में क्या पूछेगा? स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स पूछेगा। एक पूछेगा रिस्क, फिर पूछेगा तुमने सोल्यूशन क्या निकाल के दिया। ठीक है। और यही वाला चीज ओपन पीओ और ब्लैंकेट पीओ है ना, ओपन पीओ और ब्लैंकेट पीओ,
ब्लैंकेट पीओ जो भी है ये, इसके ऊपर में भी बोलेगा इसका रिस्क क्या हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबल रिस्क, इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। रिस्क ज्यादा करके रिस्क पूछता है ज्यादा करके। ठीक है। P2P का स्टेप्स आप लोग फटाफट ग्रुप में लिख लीजिए ना। फटाफट आप लोग को आते हैं P2P में क्या क्या स्टेप्स होगा, फटाफट लिख लीजिए शेफाली, कनिष्का। इंटरव्यू में पूछेगा P2P में स्टेप्स बताइए, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बताइए, वॉक थ्रू बताइए, प्रोसेस वॉक थ्रू क्या होता है। अब बताइए P2P में स्टेप्स क्या होगा और उसका क्या क्या रिस्क होगा। प्लस व्हाट इज थ्री वे मैच, एक थ्री वे मैच क्या होता है, फिर फोर वे मैच क्या होता है, और टू वे मैच क्या होता है। तो ये सब टर्म्स है ना, ये सभी पूछ लेते हैं। ठीक है। एक बार ये सबका आंसर एक बार फटाफट ग्रुप में लिख दीजिए ना फटाफट में। थ्री वे मैच, थ्री टू वे वे मैच मैच, सर, थ्री जो हम मैच, इंडेंट, इसको परचेज ग्रुप में ऑर्डर लिखते एंड जाइए। इनवॉइस, यही एक होता बार है ना, ग्रुप मैं में सब लिख कंफर्म कर दीजिए। रही हूँ आपसे। आप करिए ना, बाद में चेक करिएगा उसको। ठीक है। जल्दी से इसका निष्का आप, हाँ, सब चीज लिख लीजिए। हाँ। ठीक है। इनवॉइस पीओ पीआर। ओके, इनवॉइस पीओ पीआर जीआरएन। टू वे मैचिंग क्या होता है सर? आपने जो कनिष्का लिखा है ये थ्री वे मैच, इनवॉइस पीओ जीआरएन नहीं होगा क्या। पीआर भी करते हैं, जीएनएन भी करते हैं। इनवॉइस पीओ जीआरएन होगा। और आप ये जो ओके। लिखा है ये ठीक है। ठीक है। इनवॉइस पीओ जीआरएन, ये इसमें इनवॉइस पीओ जीआरएन होगा। थ्री वे मैच, टू वे मैच, टू वे मैच डिफिकल्ट है ना। टू वे मैच में क्या होगा, आई थिंक सो इसमें पीआर और पीओ। इंडेंट एंड पीओ। इसका देख लीजिए, कोई वीडियो मिल जाएगा। पर ये यूट्यूब में देखते हैं इंडेंट इसका। एंड पीओ होता है सर। टू वे मैच, थ्री वे मैच, फोर वे मैच, तीनों चीज ही पूछ लेता है ये। ठीक है। ज्यादा थ्री वे मैच ही होता है। ठीक है। टू वे मैच वर्सेस थ्री वे मैच। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार देखें। एक मिनट ना, इसको ऐड करिए। हम्म, ये वाला देख लेना, इससे देख के ना एक बार निकालना है आईएफसी टेस्टिंग का, ये वाला। ठीक है। ये क्लियर करना, पीआर क्रिएशन। ठीक है। ये वाला चीज जरूरी होगा। ठीक है आपका। ठीक है। स्टेप्स क्या क्या होता है आपका, स्टेप्स, आपका स्टेप्स क्या होगा। ये जो पीओ क्रिएशन होगा ना, क्या था ये। ओके, वेरी गुड से खाली इंडेंट पीआर और कोटे पीओ। आईजीपी क्या हो गया फुल फॉर्म, आईजीपी का। इनवर्ट इनवर्ट गेट पास। इनवर्ट गेट पास, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा सबका, हो जाएगा। गेट पास, ठीक है। इनवर्ट गेट पास।
पेमेंट के लिए भी डॉक्यूमेंट जनरेट होता है ना, आई आई डोंट रिमेम्बर द नेम। ये हम भेजा है, ठीक है, ग्रुप में। ये आप लोग अच्छा से पढ़ लेंगे एक बार के लिए, ठीक है। ये अच्छा से पढ़ेंगे। पीआर क्रिएशन, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस, कोटेशन रिसीव फ्रॉम 3 वेंडर्स, कोटेशन इवैल्यूएशन एंड वेंडर सिलेक्शन, पीओ क्रिएशन, ऑथराइज एंड सेंड टू सिलेक्टेड वेंडर, मटेरियल रिसीव्ड, गेट एंट्री, रीआरएन वेटेड, सीवी मैच, क्वालिटी, अकाउंटिंग, ठीक है। गुड, ठीक है, इंडेट कोटेशन ये, ठीक है। पी2पी में रिस्क क्या होगा, व्हाट विल बी द रिस्क, रिस्क पी2पी का रिस्क क्या क्या होगा, एक बार के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको और हम डीप डिटेल में लेंगे। व्हाट इज द पी2पी रिस्क। पॉइंट्स काफी बन गया आज ना, पॉइंट्स आपको देखेगा तो काफी बन गया। एक तो पीओ स्प्लिट अप बन गया था, राइट। और फिर आपका एक तो ये क्या था, कोटेशंस नॉट टेकन फ्रॉम द वेंडर्स, राइट। इसका एक बार ये पॉइंट्स, पी2पी में क्या क्या रिस्क होगा, फटाफट लिखते जाइए ना ग्रुप में। पीओ स्प्लिट अप, राइट, वन इज द पीओ स्प्लिट अप पॉइंट था, क्या का पी2पी रिस्क ही है ना। नंबर 2 क्या था, किरण, लिखते जाओ, किरण टाइप करते जाओ, तुम बहुत ज्ञान ले लिया आज, हाँ। कनिष्का, हुसैना, हुसाना है, लिखते जाए। पीओ स्प्लिट अप था, और क्या पॉइंट था, वो तो कॉन्ट्रैक्ट वाला तो नहीं था। एक आपने लिक्विडेटेड डैमेजेस पढ़ा है क्या, लिक्विडेटेड डैमेजेस का पॉइंट बोल दीजिएगा। लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये बहुत काम आएगा। लिक्विडेटेड डैमेजेस का भी आया आप लोग का, वीडियो ऑन रखिए सब जन, हाँ। अभी क्या सोएंगे, जल्दी, साक्षी रावत है सब, वीडियो ऑन रखिए आप लोग, हाँ। लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये पता है क्या होता है, लिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है। पीओ, देयर इज अ पेमेंट विदाउट थ्री वे मैच, एक पॉइंट हो सकता है ना, पेमेंट विदाउट प्रॉपर थ्री वे मैच, पेमेंट प्रॉपर थ्री वे मैच, ठीक है। ये वो पॉइंट हो गया एक तो, पेमेंट विदाउट थ्री वे मैच। और क्या पॉइंट हो सकता है आपका पी2पी रिस्क में, एक्सेस क्वांटिटी रिसीव परचेज फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, ठीक है, एक्सेस क्वांटिटी रिसीव्ड। और आप लोग लिखिए, किरण, सब्जन, करुणा, अभी तक इतना पॉइंट आया था। तो स्टॉक ऑडिट का पॉइंट था कि कम में से मिल गया, ये मिल गया, देखो एक और पॉइंट हो सकता है, इजी है, याद करने का नहीं पड़ेगा। रेज पीआर रेज्ड नॉट अप्रूव बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, हो ही सकता है, नॉट अप्रूव बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। और पीआर रेज हुआ है, परचेज रिक्वेस्ट, ओके, व्हेन इतना दरकार नहीं था, सो क्या बोलेंगे, उतना दरकार नहीं था जितना का पीआर रेज हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, मोर देन इन हाँ, मटेरियल प्रोक्योर्ड मोर देन इंडेंटेड, जो मैंने लिखा है अभी मतलब ऊपर। क्या, इंडेंट में क्वांटिटी 100 स्पेसिफाइड थी, और पीओ हम्म हमने रेज कर दिया 120 का, वही सो तो मोर लिख देन दिया, इंडेंटेड। लक्ष्मण लिख दिया, वो पीओ इज मोर देन द mismatch पीआर। in PO quantity and intended quantity. वीडियो ऑन रखिए सब Mismatch जन, in निखिल, निरंजन, सब जन वीडियो ऑन रखिए। आप लोग वीडियो क्यों बंद रख लिए, साक्षी रावत आपको ऑन ही नहीं करता, आपको हम देखे नहीं आज तक, पैसा ले लिए, दिखाइए तो, हाँ। सब ऑन रखिए वीडियो को, पूजा, करुणा, सब जन वीडियो ऑन, ठीक है। करुणा आप दोनों जगह से क्यों आते हैं, समझ में नहीं है, यहाँ भी हो ना दूसरा, कोई और तो करुणा नहीं, हाँ, मैंने आप कहा, ही हो। मैंने बताया आपको मेरा लैपटॉप का स्पीकर नहीं चल रहा, और फोन पे फिर मुझे स्क्रीन छोटी दिखती थी, मैंने दोनों तरफ से ज्वाइन साक्षी रावत किया। को पहले बार देखे हमने, गरिए, अब तक देखी नहीं हम, लगता पहले बार ही वीडियो ऑन करे ना। चलिए, ठीक है। पीआर रेज नॉट अप्रूव बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। और और क्या हो सकता है, ठीक है, पीआर जो रेज हुआ है, पीआर भी ज्यादा रेज हो गया, ओके। पीआर रेज्ड, क्या बोलेंगे इसको, पीआर रेज्ड विदाउट, पीआर रेज विच इज रिक्वायर्ड मोर देन रिक्वायर्ड बाय द यूजर डिपार्टमेंट। देखिए जो पॉइंट्स है ना, जो स्टेप्स है उससे ही बन जाएगा थोड़ा बहुत, थोड़ा समझे। पेमेंट विदाउट थ्री वे मैच, फिर ये लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, इसको पता है क्या, लिक्विडेटेड डैमेजेस, कनिष्का, लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये पॉइंट जीएसटी पता है। में पढ़ा था ग्रेट, हाँ, ऐसे। जीएसटी में पढ़ा था आपने अपने, ठीक है। लिक्विडेटेड डैमेजेस अच्छा से सुन लीजिए, तो वीडियो ऑन रखिएगा तभी सुन पाएगा निखिल, ठीक है, ऐसे भी 3 मिनट ही है, ठीक है। लिक्विडेटेड, करुणा, सज्जन, तन्नु, पंजा, ठीक है। देखो, लक्ष्मण, लिक्विड डैमेजेस क्या होता है, देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक परचेजर है,
ठीक है। हम दुकानदार है, आई एम द दुकानदार, मेरा कोई ऑडिट करेगा और हम किसी से सामान लेके आया, ठीक है, आई बॉट सम गुड्स। अब मेरे पास एक कस्टमर आता है, ठीक है, अब वो कस्टमर को सामान चाहिए तो हमको वेंडर से लेके देना है, जैसे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री हो रहा था, वेंडर ने डिले कर दिया देने में सामान को मेरे को, तो मेरा कस्टमर लॉस हो गया, मेरा कस्टमर चला गया हाथ से। अब क्योंकि कस्टमर हाथ से चला गया तो हम एक लिक्विडेटेड डैमेजेस बना लेंगे वेंडर के साथ, अगर तुम्हारे कारण तुमने डिले किया मेरे को गुड सप्लाई करने में, तो तुम्हारे ऊपर हमने लिक्विडेटेड डैमेजेस रख देंगे 1-2% ऑफ द वो। यहाँ तक समझ में आ गया ना बात, कि मेरा लॉस हो गया ना कस्टमर का, क्योंकि वेंडर ने टाइमली सप्लाई नहीं किया गुड्स। वो एक्सेल सीट में मिल जाएगा, पढ़ लेना। पर दिस इज व्हाट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। डैमेज हो गया ना, लॉस ऑफ सप्लाई, लॉस ऑफ सेल, लॉस ऑफ कस्टमर ड्यू टू नॉट प्रोवाइडिंग द गुड्स इन टाइम बाय द परचेजर, तो परचेजर के ऊपर में हो जाएगा लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है। अब होता क्या है, ये अमाउंट होगा, ये हमेशा ऐसा होगा, डिले होगा, ये वेंडर थोड़ी ना बेटा तुमको सामान एकदम टाइमली बेसिस में देने के लिए। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस 2-3% हो सकता है, वो आपका इनवॉइस में लिखा भी रहता है कि दिस इज द लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब इसका चार्जेस कटेगा। अब बहुत बार क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस का चार्जेस नहीं काटता है। इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, इंटरनल ऑडिटर देखेगा वेदर, वो पहले तो देखेगा भाई लिक्विडेटेड डैमेजेस का कोई क्लॉज है कि नहीं है, अगर क्लॉज है तो अमाउंट चेक कर लेगा, वो अमाउंट बन रहा है क्या इनके अगेंस्ट में, और डिले विले था क्या, और उन्होंने सही से काटा है कि नहीं काटा है। इससे क्या होगा, रेवेन्यू बचेगा ना उनका, जहाँ पर मैं लेना चाहिए था उनसे पैसा नहीं लिया। पॉइंट क्लियर हो गया ना ये। इंग्लिश अपने हिसाब से बनाइएगा। पॉइंट समझ में आ गया ना, किसको नहीं समझ में आया। लिक्विडेट डैमेजेस समझ में आ गया ना, जो डैमेज हुआ ना मेरा, पोटेंशियल लॉस ऑफ सेल ड्यू टू लूजिंग ऑफ कस्टमर, उसके ऊपर में 2-3% परचेजर से ले लेगा हम लोग। मान के चलो एकदम सिंपल एग्जांपल है, हम स्विगी से ऑर्डर करते हैं खाना, और ये और एग्जांपल चलेगा नहीं क्योंकि लोग पैसा पहले ही ले लेते हैं। अगर मान के चलो ऐसा सिस्टम होता कि खाना होने के बाद ही पैसा देना पड़ता, कोई ऐसे वो नहीं था, कैश में वो ऑर्डर किया, ऐसे कैश में भी आजकल ये लोग लेता नहीं है, पर कैश में ऑर्डर किया और क्योंकि वो टाइमली नहीं दिया तो उसको कैश, उसका लॉस हो गया। तो हो सकता है स्विगी अपना होटल वाला के ऊपर में कुछ ऐसा रख दे लिक्विडेटेड डैमेजेस का पॉइंट, कि तुम्हारे कारण मेरा कस्टमर चला गया, ऑर्डर किया था पर तुम लेट किया, तो वो तो कैश ऑन डिलीवरी था, तो वो तो दिया नहीं, तो माना नहीं क्योंकि आप लेट कर दिया अवेलेबल टाइम से ज्यादा। अब ये पॉइंट को ऑडिटर चेक करेगा, इंटरनल ऑडिटर, कि वेदर लिक्विडेटेड damages वर देयर इन द क्लॉज एंड वेदर इट इज बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड बाय द बिजनेसमैन। इतना बार वो भूल जाता है लिक्विडेटेड डैमेजेस लेना, इससे लॉस होगा ना उसका। किरण समझ गए। तो ये रिकॉर्ड कहाँ होएगा, रेवेन्यू में या कॉस्ट रेवेन्यू, डिडक्ट होएगा? रेवेन्यू जैसा रेवेन्यू फॉर द क्लाइंट, इट्स अ रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, राइट, इट्स अ रेवेन्यू। तो ये वाला पॉइंट अच्छा बन जाता है आपका। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग लिख लेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस का, यस वेरी गुड। ठीक है। तो आप है ना क्या करेंगे, आप लोग होमवर्क ये रखेंगे, ये जो पॉइंट मैंने जो मटेरियल अभी दिया है ना इंटरनल, ये पढ़ लेना है अच्छा से। ठीक है। तो ये पढ़ लेना है, और जितना भी आज पॉइंट डिस्कस का इसका नोट्स बना लेना है बढ़िया से, इसमें सारा पॉइंट्स कवर हो जाएगा। कल कुछ और टॉपिक लेंगे, और जिसका रेज्यूमे लिंक्डइन नौकरी प्रोफाइल अभी भी बचा है, जिसका निष्का का शायद बचा है, तो वो अलग अलग बना लेना है। ठीक है। कल हम देखेंगे हमको